जब फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में ये सीरीज बनाने का आइडिया आया था ना, तो आई वॉज लाइक कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ कि 11th की वीडियोस भी करनी है, 12th की वीडियोस भी करनी है और डेली बेसिस पे 3 वीडियोस विदाउट एनी स्टॉपिंग जानी ही है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट अगले 21 दिन तक वीडियो जाएगी ही जाएगी। बट आई वॉज लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ छोड़ देंगे, बट बच्चों के लिए ये सीरीज तो बना देंगे। तो जब हमने चालू किया था तो डेज डन ये वाला पार्ट बहुत कम था और ये वाला नंबर हमेशा ज़्यादा होता था। बट अभी आज जब हम यहाँ पे आके स्टैंड कर रहे हैं तो अब ये वाला नंबर बड़ा हो गया है और ये नंबर छोटा ही होता जा रहा है। जब आप कल जाओगे तो कल इट विल बी लाइक 13 days डन, जस्ट 8 more days टू गो, देन 14 days डन, जस्ट 7 more days टू गो। तो जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मोटिवेशन लेवल और बढ़ रहा है एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को कि उन्होंने सीरीज को बहुत अच्छे से किया है और आपको भी फील होगा कि हाँ यार हमने काफ़ी रिविजन कर लिया, राइट। तो आइए जल्दी से चालू करते हैं हमारा डे 12 और आज बस बच जाएंगे 9 दिन। जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो और एक और चैप्टर बिजनेस स्टडीज का समाप्त करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइज हम लोगों ने कवर करे हैं 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ठीक है। प्लानिंग का प्रोसेस क्या था, एस डाइज इफ। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या था, IDAE। स्टाफिंग में एज सच कोई प्रोसेस नहीं था। सिलेक्शन का प्रोसेस था, वो आपको एक बार देखना है, ठीक है। प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान्स सारे के सारे PPP रोम्बस। PPP का मतलब 3 P से थे, पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम। रोम्बस रूल्स ऑब्जेक्टिव मेथड बजट स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट थे, बड़े अच्छे से देख लेना। ऑर्गेनाइजिंग में सर स्ट्रक्चर पक्का एग्जाम में आता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से कर लेना। स्टाफिंग में हम लोगों ने 3 चीजें मेनली देखी, रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। सिलेक्शन में कुछ खास नहीं है, बस सिलेक्शन टेस्ट पता होने चाहिए। उसके बाद आपने देखा ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग दोनों तरीके की, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब पता होनी चाहिए। आज हम आ गए हैं डायरेक्टिंग पे। सर ये तो एक तरीके से तीनों ही चैप्टर्स का रिवीजन भी हो गया, और क्या, तीनों का रिवीजन मैंने तुम्हें करा दिया। अब हम आ गए हैं डायरेक्टिंग पे और डायरेक्टिंग में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार चीजें। सर डायरेक्टिंग कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों। प्लान हो गया काम, डिपार्टमेंट्स बन गए, लोग आ गए, स्टाफिंग हो गई तो सही जगह पे सही लोग आ गए। अब तुम्हें क्या करना है, अब उनको बताना पड़ेगा। भाई नए लोग हैं, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज तुम्हारे से बेहतर कोई नहीं जानता, तो उनको इंस्ट्रक्ट करो, गाइड करो, मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, सुपरवाइज करो, ध्यान रखो कि काम कैसे करवाना है, क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट काम करवाना। सिर्फ करते रहोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, काम करवाने से ग्रोथ मिलेगी। तो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। इसके बाद सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायरेक्टिंग के? तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों। डायरेक्टिंग से ही एक्चुअली एक्शन चालू होता है। अभी तक प्लानिंग हो रही थी, डिपार्टमेंट्स बन रहे थे, अपॉइंटमेंट हो रहा था लोगों का, अब काम चालू होगा, तो असली एक्शन तो यहीं से होगा। तो लिखा हुआ है डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया, ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग में ही पूछ सकता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन सा है? डायरेक्टिंग को बच्चों एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बोलते हैं। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके जो भी मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, ये अपने जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में हैं उनको कंसिस्टेंटली सुपरवाइज, मोटिवेट, गाइड, इंस्पायर करते ही रहते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और यूनिवर्सल प्रोसेस है, सब जगह चलेगा। उसके बाद इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है गाइस? कि ऊपर से नीचे चलता है, हमेशा ऊपर वाला ही नीचे वाले को गाइड करता है, राइट। उसके बाद आता है इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे मैनेजमेंट चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास, क्यों इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गाइड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंस्पायर, है ना। ये चिंटू देखो जरा, दोनों कितने खतरनाक लग रहे हैं, क्या बात है यार, एडिटिंग टीम ने कमाल करा हुआ है।
क्या है चीजें, देखो सबसे पहले डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिंग सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम सोचते रहोगे ना, अगर मैंने ये 21 डे सीरीज सिर्फ पेपर पे करी होती, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया होता, तो आज हम ऐसे स्टेज पे ना होते जहां पे हमारे पास 3 चैप्टर रह गए हैं बिजनेस स्टडीज में। तो मैंने एक्शन लिया तो हम कर पाए ना। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब आप गोल बनाते हो तो उस गोल की तरफ जब आप चलते हो, आप एक्शन लेते हो तो चीजें हो पाती हैं, है ना। तो देखो लिखा हुआ है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशनल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। उसके बाद डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब आप डायरेक्टिंग करते हो तो आप सभी जितने भी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में लेके आते हो, उनको सारी चीज़ें सिखाते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनको इंस्पायर करते हो। तो वो इस तरीके से काम करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे बड़ा गोल है और उसको अचीव करना ही है। उसके बाद डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग में आप एम्प्लॉइज को उनके पोटेंशियल को रियलाइज कराते हो अच्छे मोटिवेशन से, अच्छे लीडरशिप से, और आप एम्प्लॉय को उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हो कि कितना इंपॉर्टेंट वो है और किस तरीके से अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसके पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। इसका मतलब है अच्छी डायरेक्टिंग में एक अच्छा मैनेजर लोगों को चेंज से रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, मतलब कि वो लोगों को हेल्प करता है, लोगों का माइंडसेट फ्रेम करता है कि भैया कुछ भी बदलेगा तो हमें भी बदलना है ना। यूजुअली पीपल रेजिस्ट चेंज, लोग नहीं बदलना चाहते। आप कुछ भी नया लेके आओगे ना, लोग नाराज हो जाएंगे, उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लोग बदलना नहीं चाहते खुद को, राइट। तो एक अच्छी डायरेक्टिंग से आप समय के अनुसार पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करवा सकते हो। उसके बाद डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी आता है, बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि एक अच्छा मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन बना के चलेगा और कमिटमेंट के साथ काम करना सिखाएगा उनको बोलेगा कि भैया हमने कोई चीज़ बोल दी तो करनी है। देखो कमिटमेंट के बिना कुछ नहीं है बच्चों। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देख लो, हमने बोला कि भैया 21 डे सीरीज करेंगे तो करेंगे। हमने बोला भैया इंडियन इको का, इससे पहले हमने इंडियन इको का सीरीज किया था, उसको कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा नवंबर, अलग अलग सीरीज एक के बाद एक तुम्हारे लिए आई, कमिटमेंट करते गए। ऐसे ही तो काम चलता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर होती हैं, राइट। इसके बाद क्या है गाइस, अब आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में बच्चों याद रखना 4 एलिमेंट्स होते हैं, पढ़ने हमें 3 ही है। 4 कौन कौन से होते हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सर व्हाट इज सुपरविजन, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सुपरविजन समझ लो बच्चों पहले। सुपरविजन का मतलब होता है गाइस कि आप ऊपर से मतलब कि जो मेरा सबऑर्डिनेट है, अगर वो कोई भी काम करेगा तो मैं उस पर नजर तो रखूंगा ना कि ये ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये गलती तो नहीं कर रहा, ये रिसोर्स को वेस्ट तो नहीं कर रहा, ये ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। तो इसको हम सुपरविजन बोलते हैं। सुपर का मतलब होता है ऊपर से, विजन का मतलब होता है नजर रखना। तो जो भी बॉस है वो अपने एम्प्लॉय पे नजर तो रखेगा भाई, उसी को सुपरविजन बोलते हैं। सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्ट करना, मॉनिटर करना, गाइड करना एफर्ट्स को, ताकि अचीव हो सके आपके टारगेट्स। मोटिवेशन आप समझते हो, जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम कोई स्टोरी देखते हैं या हम किसी सीनियर से बात करते हैं, वो हमें कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, तो एक इंटरनल अर्ज आता है कि नहीं यार मुझे करना है ना। तो मोटिवेशन इज टेम्परेरी थिंग बच्चों, जो हमेशा कोई मोटिवेटेड नहीं रह सकता। देयर आर हाई डेज, देयर आर लो डेज, हर तरीके के दिन होते हैं। तो आपको मोटिवेशन लाना पड़ता है, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, कुछ देर के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। तो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। अब देखो बच्चों मोटिवेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सुपरविजन का तो मीनिंग पढ़ लिया। मोटिवेशन के क्या क्या हमारे पास बेसिक फीचर्स होते हैं। पहला सुपरविजन हो गया इसका एलिमेंट, दूसरा मोटिवेशन हो गया। अब देखो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, इंटरनली आपको आएगी, आप कहीं बाहर से बाय नहीं कर सकते और दिखाई नहीं देगा कि एक इंसान मोटिवेटेड है या नहीं है, उसके एक्शन से पता लगेगा। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक मोटिवेटेड इंसान हमेशा एक गोल की तरफ चल रहा होगा, उसका बिहेवियर हमेशा एक गोल के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा। आप मोटिवेटेड अगर हो तो 21 दिन में आपको दिख रहा होगा कि मेरा टारगेट है पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो आप कर रहे होगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बीमार हो, आपके घर गेस्ट आए, कुछ भी हो, आपने बोला मुझे करना है तो करना है, तो आप एक गोल की तरफ जा रहे हो। उसके बाद आता है बच्चों, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है,
मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया तुम करोगे तो तुम्हारा अच्छा करियर होगा, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होंगे, मैं तुम्हें सारी पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं तुम्हें बोलूँ कि भैया तुम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तुम डर के मारे भी करोगे, है ना। तो दो तरीके हैं मोटिवेशन के, या तो इंसान को पॉजिटिवली मोटिवेट करो या इंसान को नेगेटिवली मोटिवेट कर दो, दोनों ही तरीके से काम होता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी पॉजिटिव, इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, एज वेल एज नेगेटिव, पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, थ्रेटनिंग, किसी भी तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। इसके बाद इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन ईजी नहीं है, मोटिवेट करना लोगों को ईजी नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं होता है ना। अब जैसे 21 डेज का सीरीज ही था, पहले दिन बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो गए थे, फिर धीरे धीरे जैसे हम 12वें दिन पे आ गए तो बच्चों का मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता चला गया, कुछ बच्चों ने बीच में छोड़ी, कुछ बच्चे पीछे रह गए, कुछ बच्चे कहीं बिजी हो गए। तो एक पर्टिकुलर मोटिवेशन का सबके ऊपर सेम इंपैक्ट नहीं होता, किसी पे ज्यादा होता है, किसी पे कम होता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। समझ गए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, लीडरशिप। सर मोटिवेशन में कुछ और भी आता है, हाँ एक टॉपिक और आता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। सर व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप का क्या है। लीडरशिप बच्चों एक तीसरा एलिमेंट है डायरेक्टिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर कौन है, लीडर वो होता है जिसको देख के लोग देख के ही अपना काम अच्छे से करने लगते हैं, उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, उससे काफी कुछ सीखते हैं। तो एक लीडर आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा किसी भी चीज को, आप उस लीडर को देख के खुद ही एक अच्छे डायरेक्शन में चलने लगोगे। एक इस प्रोसेस को, जहां पे एक इंसान आपको इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि आप बहुत अच्छे से चीजें कर रहे हो, इसी को हम लीडरशिप बोलते हैं। व्हाट इज लीडरशिप, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल सो दैट दे वर्क विलिंगली टुवर्ड्स द गोल। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लीडरशिप भी कॉन्टिन्यूअस है, चलता रहता है चलता रहता है। ये बच्चों सब जगह लग जाता है, कहीं पे भी फीचर लिखना हो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमेशा लग जाएगा। तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो, कॉन्टिन्यूअस लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इट इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू लीडरशिप। इट ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। एक अच्छा लीडर आपके बिहेवियर में चेंज लेके आएगा, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा और आप गोल डायरेक्टेड बन जाओगे। उसके बाद इट इज एक्सरसाइज टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप हमेशा इसीलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हो सके। एक अच्छा लीडर आपको हमेशा आपके गोल्स को याद दिलाता रहेगा और उधर लेके चलेगा आपको। उसके बाद इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडरशिप में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं कि लीडर और उसके फॉलोअर्स में कैसा रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है या खराब रिलेशनशिप है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है बच्चों कम्युनिकेशन। सर व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। पहला सुपरविजन समझ लिया, मोटिवेशन समझ लिया, लीडरशिप समझ लिया, फोर्थ है बच्चों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा है उसको शेयर करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद क्या आता है गाइस, एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सर कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो देखो देयर आर इन टोटल 8 एलिमेंट्स। और इसी तरीके से प्रोसेस चलता भी है। आपको अगर बातचीत करनी है, किसी से कुछ कम्युनिकेट करना है, तो प्रोसेस कैसा रहने वाला है और कौन कौन से एलिमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले होता है बच्चों सेंडर। सेंडर का मतलब जैसे मैं हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो पहले तो मेरा होना जरूरी है ना। तो प्रोसेस कहां से शुरू होता है, सेंडर से। सेंडर कौन है, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, चालू यहीं से होगा सब कुछ। दूसरा कौन होता है बेटा, दूसरा होता है मैसेज। अब मेरे दिमाग में जो भी चीज है वो एक मैसेज है ना, वो मेरे माइंड में है, दैट इज अ मैसेज। मैसेज क्या है, इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। अब आप सोचो, अगर मेरे माइंड में है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो आप मुझे समझ नहीं पाओगे, मुझे बोलना पड़ेगा तभी तो आप मुझे समझोगे। तो जब मैं अपने माइंड से कोई मैसेज अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं, उसको बोलते हैं एनकोड करना, एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, कोई वर्ड्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद बेटा मैं आपसे किस माध्यम से बात करूंगा, मैं आपसे फेस टू फेस बात करूंगा, मैं आपको कॉल लगाऊंगा, मैं आपको इंटरनेट के थ्रू मेल करूंगा, मैं आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करूंगा, तो मुझे कोई ना कोई मीडिया चाहिए। तो एनकोडिंग के बाद आई नीड अ मीडिया। मीडिया क्या हो सकती है, फेस टू फेस हो सकता है, फोन कॉल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है ना। अब मैंने सपोज एक मैसेज टाइप करा,
मैसेज टाइप करा, डिंग 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 डिंग, ये मैं बच्चों को बताने वाला हूँ। तो मैंने मैसेज टाइप किया, अब क्या होगा, वो मैसेज मेरी लैंग्वेज में है ना। अब मीडिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये मैसेज सामने वाले तक पहुंचता है, उसकी डीकोडिंग होती है पहले। डीकोडिंग का मतलब उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो सामने वाले को समझ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज हमने लिया कि ये चिंटू है, ये चिंटी है, ओके। तो चिंटू सिर्फ हिंदी जानता है, चिंटी सिर्फ इंग्लिश जानती है, राइट। तो इसने क्या करा, बीच में एक मीडिएटर हायर करा। ये मीडिएटर शब्द भी मीडिया से ही आया है, मीडिएटर आ गया, देखो मीडिया से ही। अब चिंटू क्या करेगा, अपना मैसेज एनकोड करेगा। एनकोड करेगा मतलब उसके दिमाग में जो भी है वो इस मीडिएटर को हिंदी में बताएगा। अब देखो एनकोड हो गया, मीडिएटर तक पहुंच गया। अब मीडिएटर क्या कर सकता है, मीडिएटर बोलेगा भैया इसको हिंदी में बता दूंगा, तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसको तो आती नहीं है हिंदी। तो ये क्या करेगा, अब इसको समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इसको बोलते हैं डी कोड करना, डी कोड करना। तो हमारे पास बच्चों रिसीवर तक पहुंचने से पहले सेंडर एनकोड करता है, फिर मीडिया उसको डीकोड करता है, डीकोडिंग होती है, फिर इसके पास पहुंचता है। तो ध्यान रखना, सेंडर के एंड से जो हो रहा है एनकोडिंग, फिर जो सामने वाले को समझ में आ जाए दैट इज डीकोडिंग, ओके। देखो क्या लिखा है, डीकोडिंग हो गया, कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स। रिसीवर तक फिर वो बात पहुंच गई, फिर रिसीवर क्या करेगा, जवाब देगा तो उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक, रिप्लाई आना, फिर उधर से शुरू हो जाएगा यही प्रोसेस, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑल्दो ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन, बट मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, है ना। आप जवाब देते हो तो आप कमेंट्स में लिखते हो, बट बीच में कई बार मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे रोड बहुत क्लोज है, तो कई बार बहुत तेजी से व्हीकल जा रहे होते हैं, या कई बार बैकग्राउंड नॉइज हो रही होती है, तो बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था आज बैकग्राउंड नॉइज। तो वो क्या था, वो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में एक प्रॉब्लम था, है ना, उसको बोलते हैं नॉइस। नॉइस क्या हो सकता है, एक पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है, इनअटेंटिव रिसीवर हो सकता है, फॉल्टी डीकोडिंग हो सकती है, डीकोडिंग गलत हो गई तो ऐसा हो सकता है। तो बच्चों नॉइस इज अनदर एलिमेंट जो हमारी कम्युनिकेशन में कई बार एक प्रॉब्लम बन के सामने आता है। तो 8 चीजें कौन कौन सी होती हैं, सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, मैसेज के बाद वी हैव एनकोडिंग, देन वी हैव मीडिया, फिर वो डीकोड होगा, रिसीवर तक जाएगा, फिर फीडबैक आएगा, और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नॉइस है, ठीक है। नॉइस प्रोसेस का पार्ट नहीं है, एलिमेंट्स का पार्ट है। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस आएगा तो आप उसको यहीं पे खत्म कर दोगे। नॉइस इज अनदर एलिमेंट, ओके। चलो सर, अब आ रहा है बच्चों मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आ जाता है। सर व्हाट इज मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो कौन थे बच्चों। मैस्लो ना एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि इंसान किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब इन्होंने ये बोला कि जितना भी ह्यूमन मोटिवेशन है वो इंसान की नीड के ऊपर है। मतलब इंसान तभी मोटिवेटेड रहेगा जब उसको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना तो वो मोटिवेट ही नहीं हो सकता। तो इनका मानना यह है कि इंसान का मोटिवेशन हमेशा उसकी नीड्स पे डिपेंडेंट होता है कि वो जीवन में करना क्या चाहता है ना। तो देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इंसान की जो नीड्स हैं वो 5 तरीके की हैं और उन्हीं नीड्स पे बेस्ड ये पूरी की पूरी मोटिवेशन टिकी हुई है। सर 5 नीड्स कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 और 5 ऐसे चलता है। तो सबसे पहली जो नीड मैस्लो ने बताई वो बताई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों बेसिक नीड्स। अच्छा ध्यान रखना ये नीड्स नीचे से ऊपर चलेंगी, ठीक है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसने बोला कि एक इंसान कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए इसलिए मोटिवेटेड होता है क्योंकि सबसे पहले उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। सर बेसिक नीड्स जैसे भूख लगी, छत चाहिए, नींद चाहिए, है ना, फूड शेल्टर क्लोथिंग स्लीप, ये किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। तो वो इंसान हमेशा काम करता है ताकि उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी हो पाए, है ना। अब एक बार किसी की बेसिक नीड्स पूरी हो गई ना, वो इतना एबल हो गया कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, फिर वो इनके लिए और मोटिवेटेड नहीं होगा। ये तो उसके लिए रूटीन हो जाएगा कि यार चलो ये तो मैं कर ही रहा हूं। अब वो और मेहनत कब करेगा? जब उसको अगली नीड दिखाई देगी। सर अगली नीड कौन सी होती है? अगली नीड होती है
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यहाँ 2 नंबर पे आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सर व्हाट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? सेफ्टी इज कि अब इंसान अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न्ड होता है। एक बेसिक नीड्स पूरे करने के बाद इंसान सोचता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ जीवन में पैसा मेरे पास जुड़ा होना चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। तो इंसान हमेशा आगे के बारे में सोचता है। अब तो सेफ्टी में क्या है? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, जैसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए, पेंशन चाहिए, इस तरीके की। तो इंसान इसके लिए मोटिवेटेड होता है। एक बार ये भी हो गया, मतलब एक इंडिविजुअल ने ठीक ठाक पैसा जोड़ लिया, सेव कर लिया, वो क्या अब इसके लिए मोटिवेटेड होगा? नहीं होगा यार, उसकी वो नीड पूरी हो गई है। अब वो किस चीज के लिए मोटिवेटेड होगा? तो 3 नंबर पे आता है एफिलिएशन नीड्स। एफिलिएशन का मतलब मैस्लो ने बोला कि अब तीसरे नंबर पे इंसान को चाहिए कोई ना कोई अपना। उसको लगता है यार मेरे कोई फ्रेंड्स होने चाहिए, मुझे एक सेंस ऑफ अफेक्शन चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए। मेरे पास अगर मैं परेशान हूँ तो मैं कुछ कॉल कर लूँ अपने फ्रेंड्स को, मैं खुश हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर लूँ। तो मेरे अपने अच्छे रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो। तो इंसान तीसरा मोटिवेटेड होता है इस चीज़ के लिए। इट रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अच्छे रिलेशनशिप्स विद कलीग्स एटसेट्रा। जब ये भी हो जाता है एक के पास, तो फिर वो ढूंढता है एस्टीम। एस्टीम का मतलब इज्जत। फिर इंसान को प्यारी होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। पैसा वैसा सब हो गया उसके पास, अब वो पैसे से मोटिवेट नहीं होता। अब उसको लगता है सोसाइटी में लोग मुझे पूछें, मैं बाहर निकलूं तो 2 लोग मेरे से बात करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे जानते हो। तो एस्टीम में क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन। आप देखोगे हमेशा जिसके पास पैसा होता है ना, वो पैसे के लिए मोटिवेटेड नहीं है, वो मोटिवेटेड है कि उसकी सोसाइटी में इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। वो होती है एस्टीम नीड्स। 5वें नंबर पे मैस्लो ने बोला जब एक बार ये हो गया तो अब इंसान देखता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कि उसने जो भी गोल्स रखे थे उसकी लाइफ के, क्या पर्पस था उसके जीवन का, वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में लास्ट जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। एक बार इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाए, फिर इंसान अपनी लाइफ में हाईएस्ट पॉसिबल मोटिवेशन पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं होता। तो व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, ग्रोथ एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन यही होता है, इसी चीज से इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। तो 5 बच्चों हमारे पास मैस्लो ने नीड्स बताई थी, ये इसी ऑर्डर में चलेंगी, तो आप इनको इसी ऑर्डर में याद करोगे, ऊपर नीचे नहीं करोगे। ठीक है जी, डन सर। इसके बाद क्या है? ये मैस्लो ने कुछ चीजें बोली थी कि पीपल का बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। नीड्स ऑर्डर में होती हैं, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। सेटिस्फाइड जो नीड हो चुकी है वो फिर इंसान को आगे मोटिवेट नहीं करती। अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। डन सर। अब सर इंसान को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो, एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए बच्चों 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप उसको पैसा दे सकते हो, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। या फिर जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, फिर वो पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनको चाहिए अदर इंसेंटिव्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। तो फिलहाल जिनको पैसे से मोटिवेट करना है उनको कैसे किया जाए? तो उनको मोटिवेट करने के लिए बच्चों हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी ऑफर करेगी। क्या क्या ऑफर करेगी? नंबर 1, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। कंपनी बोलेगी भैया आपका जो पैसा है ना, हम प्रोडक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा पैसा कमाओ तो आप ज़्यादा काम कर लो। यानी कि सीधी सी बात है, द हायर वेजेस फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हमेशा एक इंसान मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ यार, जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना मोटिवेटेड रहूँगा। बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि भैया संडे नॉर्मली ऑफ है, लेकिन अगर कोई संडे को भी काम करेगा तो उसको डबल पे मिलेगा एक दिन का। तो लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो क्योंकि डबल पैसा मिलता है भाई, मोटिवेशन आ जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? बोनस। बोनस क्या होता है भाई? जितनी तुम्हारी फिक्स सैलरी है उससे भी ज्यादा पैसा मिलना अगर तुम अच्छा काम करते हो। तो इंसान मोटिवेटेड हो जाता है यार एक बोनस के लिए। तीसरी चीज क्या होती है? प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ कंपनीज आपको वादा करती हैं कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट तो हम कमाते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी बोलती है लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, अब इस साल अगर हम 1 करोड़ से ऊपर जो भी कमाएंगे उसमें आपको भी एक हिस्सा देंगे। फॉर एग्जांपल अब कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 10 लाख हो गया, तो कंपनी इस 10 लाख में एम्प्लॉइज को भी कुछ हिस्सा देगी। तो इंसान मोटिवेटेड रहेगा प्रॉफिट बढ़वाने में। उसके बाद होता है बच्चों को पार्टनरशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो व्हाट इज को पार्टनरशिप? कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे देती हैं। अब देखो, जिसको शेयर मिल गया वो तो मालिक हो गया, शेयर इज मालिक, हिस्सा मिलना।
तो जब एक कंपनी शेयर्स दे देती हैं, हिस्सा दे देती हैं, मालिक होने का अधिकार दे देती हैं, तो फिर उस सिनेरियो में एक एम्प्लॉय को समझ में आता है कि भैया ये तो कंपनी मेरी है, ये कंपनी अच्छा करेगी तो मेरा शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, मुझे शेयर पे डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। तो एक एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहता है और बेटर काम करने के लिए। उसके बाद होते हैं बच्चों रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कुछ कंपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफर करती हैं, जैसे पेंशन हो गई, ग्रेचुटी बोल देते हैं, कुछ पैसा होता है ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे मिलता है, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारे बेनिफिट्स भी एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। उसके बाद परकेसिट्स। परकेसिट्स क्या होते हैं सर? परकेसिट्स होते हैं एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे गाड़ी, हाउसिंग दे दी, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, एजुकेशन दे दी बच्चों को, ये सब एडिशनल बेनिफिट्स, इनको हम पर्क्स या परकेसिट्स बोलते हैं। उसके बाद बच्चों नॉर्मल पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस का मतलब क्या होता है? सैलरी बढ़ा देंगे, डीएनएस अलाउंस दे देंगे। अलाउंस का मतलब होता है एडिशनल मनी मिलना, राइट? तो ये सब मोटिवेशन है पैसे का, सही है ना? तो अगर किसी को पैसे से मोटिवेट करना है तो उनको आप इस तरीके से कर सकते हो। सर डीमोटिवेट अगर कोई है तो पैसे से करने की कोशिश करेंगे, बट पैसे से ना हुआ तो आप उनको कुछ और चीज़ें दो। नॉन फिनेंशियल। नॉन फिनेंशियल मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनके पास पहले ही बहुत पैसा होता है, तो फिर उनको क्या चाहिए? उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? नंबर 1, जॉब एनरिचमेंट। आप उनको ऐसा काम दो जो उनको पसंद है, आप उनसे नई नई चीज़ें करवाओ। उनको बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग मोटिवेट नहीं होते। तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव ऐसा काम दो, उसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का मतलब होता है अवार्ड्स वगैरह देना। आप देखते हो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरीके के अवार्ड्स मिलते हैं। जब हमारे इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं, हम उनको भी एक ट्रॉफी देते हैं। वो ट्रॉफी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन का काम करती है कि हाँ यार क्या मज़ा आया, क्या बढ़िया हमने परफॉर्म किया, समझ रहे हो? तो ट्रॉफी हमेशा आपको हेल्प करती है मोटिवेट होने में, राइट? उसके बाद होता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाओ। आप उनको बोलो कि भैया तुम हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो और हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपसे पूछ के लेंगे, तो काफ़ी एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे। उसके बाद होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है उनको पावर्स देना कि तुम अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जब एम्प्लॉय को पावर्स होंगी तो उनको लगेगा कि हाँ यार हमारी इज्जत है, हमें पूछा जाता है, वो मोटिवेटेड फील करेगा। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब एम्प्लॉइज को मेक श्योर करना कि कुछ भी हो, कोविड हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तुम्हारे जॉब से नहीं निकाले जाओगे, तुम पक्की नौकरी है तुम्हारी, सही है ना? तो जॉब सिक्योरिटी भी एक मोटिवेशन होता है अपने आप में, राइट? उसके बाद करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट में क्या होता है? जिसपे आप अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हो, उनको बताते हो कि इस ट्रेनिंग से तुम्हारा करियर कितना एडवांसमेंट की तरफ जाएगा, हम इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे, आप काफ़ी ग्रो करोगे उस चीज़ से। उसके बाद स्टेटस देना, यानी अच्छा पोजीशन देना, राइट? उनको एक अच्छी ऑफर करना, एक अच्छी सीट ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छी प्लेस पे उनको रखना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। कुछ लोग अच्छे क्लाइमेट से काफ़ी मोटिवेट होते हैं, जैसे गूगल वगैरह करता है, आप देखोगे उनके ऑफिसेज इतने शानदार होते हैं तो लोग वहाँ जाने के लिए ही मोटिवेटेड रहते हैं। पैसा चाहे कम मिल जाए, लेकिन कंपनी ने इतने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि लोग मोटिवेटेड रहते हैं। तो देखो कहीं पे भी कंपनी पैसा नहीं दे रही, लेकिन फिर भी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो जरूरी नहीं है कि इंसान पैसे से ही मोटिवेट होगा, कुछ लोग पैसे से हटके अदर चीज़ों से भी मोटिवेट हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब इसके बाद क्या आता है सर? मोटिवेशन में इतना ही है, 2 ही टॉपिक्स हैं मेनली, एक मैस्लो की थ्योरी और उसके बाद मोटिवेशन के लिए मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बच्चों अब लीडरशिप का एक टॉपिक, लीडरशिप स्टाइल्स। सर कितने प्रकार की लीडरशिप हो सकती है? अब हमने पढ़ा एक लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट है, बट कितने तरीके की लीडरशिप हो सकती है? 3 तरीके की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ऑटोक्रेटिक, इसको अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक, इसको पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं। लेजिस्फेयर, इसको फ्री रेन भी बोलते हैं। ठीक है, आओ अब जरा इसको देखते हैं। सर व्हाट इज ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक होता है बच्चों जहां पे लीडर बोलता है भैया मैं सब कुछ करूंगा। लीडर बोलता है एम्प्लॉइज को कुछ नहीं पता, जो मैं बोल रहा हूं यू जस्ट हैव टू फॉलो, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें वो करना है, कैसे भी करो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे लीडर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। लीडर बोलता है भैया बस मैं बता रहा हूं तुम बस उसको फॉलो करो। तो लीडर का काफी बड़ा रोल होता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फायदे होते हैं? प्रोडक्टिविटी तेज रहती है क्योंकि ज्यादा टेंशन नहीं है, लीडर ने जो बता दिया वो फॉलो करना है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि लीडर को किसी से पूछना तो है नहीं, बस बताना है, तो काफी क्विकली काम होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीडर गिव्स ऑर्डर्स
एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। बोलता है भैया ऑर्डर जो दे रहा हूं उसको पूरा करो। वो कोई फ्रीडम नहीं देता एम्प्लॉइज को, वो पॉलिसीज बनाता है बिना किसी को भी कंसल्ट करे। वो काफी डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक का मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्शन अच्छा नहीं लगता, उसने बोला जो मैंने कहा उसको पूरा करो, बस दैट इज इट। उसके बाद ही बिलीव्स दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, नेगेटिव आएगा तो हम आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। तो ये बॉस हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये ऑर्डर्स देगा, बस देखो ये ऑर्डर्स बस दे रहा है, CDEF। ये बॉस बस ऑर्डर्स दे रहा है, एरो बस बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक समझ गए। इसका एग्जांपल था वो हिटलर जो इस तरीके की लीडरशिप करता था। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम होता है पार्टिसिपेटिव। सर डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब सबको बोलने का मौका मिलेगा, जितने भी डिसीजंस होंगे सब मिलजुल के होंगे। तो देखो यहाँ पे जो बॉस है वो कोई भी डिसीजन लेगा तो CDEF सबसे पूछ के लेगा, है ना। तो इसके अंदर ये एरो दोनों तरफ है, डिफरेंस देखो। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, सिर्फ बताया नहीं जा रहा, सजेशंस भी पूछे जाएंगे, बोलने का मौका भी दिया जाएगा, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। पूछ के लेता है। द लीडर रिस्पेक्ट्स अदर ओपिनियंस। दूसरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है। इससे एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है, मोटिवेटेड रहते हैं, अच्छा डिसीजन होता है। इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। अच्छा एक नाम और बताता हूं, ऊपर वाले का नाम था आई स्टाइल। आई का मतलब बस मैं करूंगा जो करूंगा भैया। इसको हम बोलते हैं वी स्टाइल। वी स्टाइल का मतलब हम करेंगे, मिलजुल के करेंगे। मैनेजमेंट बोलता है भैया तुम्हारे से पूछा नहीं जाएगा, तुम इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेट करो, बीच में आओ जल्दी से, है ना। तो डेमोक्रेटिक हो गया ये। लास्ट होता है बच्चों हमारे पास लेजी फेयर या फ्री रेन। इसको बोलते हैं यू स्टाइल। वो आई हो गया सबसे पहले वाला कि मैं करूंगा, फिर वी हो गया कि हम करेंगे, ये है यू स्टाइल। यू स्टाइल का मतलब ये तब होता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो चुका है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग आ चुके हैं जो सब जानते हैं, तो आप उनको काम दे सकते हो अब डायरेक्टली। तो यू स्टाइल में क्या होता है बच्चों, सब कुछ किसके ऊपर डाल दिया जाता है? सब कुछ एम्प्लॉइज के ऊपर डाला जाता है। लीडर कुछ नहीं करता, लीडर बस बैठ के देखता है, वो रिसोर्स ला के दे देता है, उसके बाद सब कुछ ही नीचे वाले करेंगे, सबऑर्डिनेट्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लीडर डजंट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर। वो बोलता है कि तुम कर लो यार, तुम्हें सब तो आता है। लीडर जस्ट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क टू रिजॉल्व इश्यूज देमसेल्व्स। द लीडर सपोर्ट्स देम। लीडर बस सपोर्ट करता है और सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन, बस। इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। इसको हम बच्चों सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। तो लीडरशिप तीन तरीके की होगी। आई स्टाइल मैं जो बोल रहा हूं वो होगा, वी स्टाइल हम मिलजुल के करेंगे, यू स्टाइल तुम लोग करो यार, लीडर दूर है। इसमें कैसा डायग्राम होता है कि ये लीडर है, ये बस बैठा हुआ है ऊपर, BCDE, ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, ये आपस में सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, ये आपस में अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। लीडर ऊपर बैठ गया अलग से, बस उसने बस अरेंज करके दे दी सारी चीजें। तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। तो आई स्टाइल समझ गए, यू स्टाइल समझ गए, वी स्टाइल समझ गए, डन सर। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास कम्युनिकेशन। सर कितने प्रकार का कम्युनिकेशन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में? दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है? देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली अभी आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में भी, जो कम्युनिकेशन बस वहां पे फॉर्मल इंफॉर्मेशन के नाम से था, है ना, वहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सब कुछ एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू हो रहा हो कि ए बी से बात करेगा, बी सी से करेगा, सी डी से करेगा, सब कुछ ओवर द मेल होता है, कुछ भी ओरल नहीं होता, सब कुछ ऑफिशियल होता है, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, ये अंगूर की बेल के तरीके से है, कहीं भी अंगूर की बेल समझते हो, किधर भी कहीं भी जा रही है, उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं, इसीलिए इनफॉर्मल का नाम भी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इन विच it flows through official channels designed in the organizational
चेन, ठीक है। ये किसके बीच में हो सकती है? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में हो सकती है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के बीच में हो सकती है, या सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में भी हो सकती है। तो अगर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में इस तरीके की कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। भाई सुपीरियर तो ऊपर से नीचे ही बताएगा ना, नीचे से ऊपर कोई सजेशन आ रहा है, कोई फीडबैक आ रहा है, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और दो सेम लेवल के मैनेजर्स या दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज अगर आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल इज कि भैया सेम लेवल पे दो मैनेजर्स बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इस तरीके की कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है फॉर्मल। इसके बाद क्या आता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है भैया? कोई भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी बात कर रहा है, मौज ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, है ना। इट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। वर्कर्स चिट चैटिंग अबाउट बिहेवियर ऑफ सुपीरियर, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं भी जाती है, कैसे भी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पे काम कर रहा है, राइट। इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक हो गया गाइस। इसके बाद आता है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। देखो क्या लिखा हुआ है, इसके पॉजिटिव्स क्या है? इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट जाता है। कई बार मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स का रिएक्शन जानना चाहते हैं तो वो इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते हैं। और नेगेटिव क्या है? कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैल जाती है और र्यूमर्स जाते हैं। तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको पता होने चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में था, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में था। लास्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास, द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो बच्चों बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही, तो उसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। सर सबसे पहला कौन सा आ रहा है? सिमेंटिक। सर सिमेंटिक का क्या मतलब है? सिमेंटिक का मतलब होता है बच्चों जहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है समझने समझाने से, मतलब अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है, आप सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहे, तो सिमेंटिक में मेनली कौन से आते हैं? अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। कम्युनिकेशन में ना आपको बात नहीं समझ में आ रही, सर ऐसा कब हो सकता है? नंबर 1, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अगर जो बताने वाला है उसने बहुत ही बुरे तरीके से अपने मैसेज को एक्सप्रेस करा है, मतलब उसके पास वोकैबुलरी पूरी नहीं थी, उसने कुछ गलत वर्ड्स यूज कर दिए, नीडेड वर्ड्स गायब कर दिए। तो जब एक इंसान इतने बुरे तरीके से अपना मैसेज एक्सप्रेस करेगा तो समझ कहाँ से आएगा? तो अगर कोई भी मैसेज बैडली एक्सप्रेस्ड है, एक मीटिंग में एक मैनेजर कुछ बता रहा है और बीच बीच में शब्द भूल रहा है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। तो किसका एग्जाम्पल होगा? सिमेंटिक। दूसरा, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों, सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं या वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड को, कल रात को हम लोग वैसे ही निकले, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको चैट जीपीटी थोड़ा थोड़ा सिखा रहा था कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और काफ़ी सारा काम कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको बोल रहा था कि अगर आपको अपनी कंपनी को, क्योंकि वो जॉब करता है और वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, तो उसको कई बार ना मेल्स लिखने में प्रॉब्लम आती है कि उसको कुछ बताना है, कुछ पूछना है अपनी कंपनी से, तो वो मुझे बोलता है कि भाई यार मेरी हेल्प कर दे मेल लिखने में। तो मैं उसको कल बता रहा था कि आप ये सारे मेल्स वगैरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से लिख सकते हो, बस उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई अपने हिसाब से करना है। तो मैंने उसको सिखाया, तो मैंने उसको बोला कि अब इसके अंदर लिखो राइट अ मेल फॉर मी। तो उसने पता क्या लिखा? उसने ऐसा लिखा, राइट अ मेल फॉर मी। अब मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था ये कर लिखो, राइट अ मेल फॉर मी। अब देखो ये राइट का फर्क है, बोलने में तो सेम है राइट राइट, लेकिन लिखने में तो बहुत फर्क है ना। तो कई बार ऐसे सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और हमें समझ में नहीं आ पाते, तो इसको भी बोलते हैं हम सिमेंटिक बैरियर्स। तीसरा होता है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस में दिखाया, बीच में एक मीडिएटर लिया था चिंटू और चिंटी के, तो वो मीडिएटर एक दूसरे की बात को ट्रांसलेट करता था क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते थे। तो अगर वो ट्रांसलेटर ही गड़बड़ हुआ, अगर वो मीडिएटर ही गड़बड़ हुआ और उसने गलत ट्रांसलेशन कर दी, तो कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप कभी ट्रांसलेटर हायर करो तो ये चेक कर लो कि उसकी ट्रांसलेशन परफेक्ट हो,
क्योंकि आप दोनों को ही नहीं समझ में आएगा कि क्या कह रहा है वो, समझे। इफ द कम्युनिकेशन ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसलेटेड इन अदर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। चौथा आता है टेक्निकल जार्गन। सर व्हाट इज टेक्निकल जार्गन? टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है बच्चों, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, कई बार वो टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, भैया समझ में ही नहीं आता लिखते क्या है ना। तो इस सिचुएशन में अगर आप टेक्निकली वाइबल नहीं हो, वर्ड्स नहीं हो, तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो ये भी एक कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर है। उसके बाद अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कुछ लोग अपनी बात आधी अधूरी छोड़ देते हैं, क्लियर नहीं करते। क्लियर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अनक्लैरिफाइड assumptions. Sometimes it may create confusion and loss of goodwill. ठीक है जी, ये सब सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सर साइकोलॉजिकल क्या है? साइकोलॉजिकल बच्चे रिलेटेड होते हैं माइंड से, है ना। साइकोलॉजिकल इज साइकोलॉजी, राइट। आपका माइंड कितना ऑक्यूपाइड है, रिलेटिंग टू माइंड। आप बिजी तो नहीं हो, आप कुछ और काम तो नहीं कर रहे हो। सपोज आप कुछ और काम कर रहे हो, इतने में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं, आप सुनोगे ही नहीं मुझे क्योंकि आप कहीं और बिजी हो, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, राइट। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? लैक ऑफ अटेंशन। अगर कोई इंसान किसी और काम में व्यस्त है, उसका अटेंशन नहीं है, तो आप कितना भी कम्युनिकेशन करते रहो उसको समझ में नहीं आएगा भैया। तो वो किस वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई? बिकॉज ऑफ अटेंशन। तो ये किस में आ जाएगा? साइकोलॉजिकल में। उसके बाद आता है डिस्ट्रस्ट। दो लोगों को अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, साइकोलॉजी ही ऐसी है कि भैया ये तो गलत ही बताता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो कितनी ही अच्छी बात करता रहे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। इसके बाद प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सर व्हाट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन? कई बार आप बात खत्म होने से पहले ही उसको खुद से पूरा करने की कोशिश करते हो। अब मैं कई बार सैटरडे को अपनी ऑफलाइन क्लास में बता रहा होता हूँ कि भैया बच्चों कल, तो पहले ही बोलते हैं छुट्टी है। मैंने कहा नहीं छुट्टी नहीं है, कल टेस्ट है। तो ऐसा कब होता है? जब हमारे पास इस तरीके की चीजें बन रही हो। तो भैया कल छुट्टी है नहीं, कल क्या है? कल टेस्ट है। तो जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं तो बच्चों ने खुद से ही पहले से असम्पशंस बना लिए कि मैं बाद में क्या बोलने वाला हूं, तो कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो गई। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। लास्ट होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कई बार ट्रांसमिशन में गड़बड़ हो जाती है। ट्रांसमिशन मतलब जैसे ए ने कोई बात बी को बताई, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ऐसे बतानी थी, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। तो बीच में ही सी दो शब्द भूल गया, फिर एक शब्द डी भूल गया, तो यहां तक आते आते 3 वर्ड्स गायब हो गए। अब एक एक शब्द से फर्क पड़ता है कम्युनिकेशन में, यहां तो 3 गायब हो गए। तो क्यों गायब हो गए? क्योंकि दिमाग में नहीं रहे, साइकोलॉजी है। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन या पुअर रिटेंशन, कोई भूल गया, कोई चीज थी। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज याद नहीं आ रही होती है ना, जबकि मैंने सुनी होती है, बहुत अच्छे से समझी होती है, तो उसको बोलते हैं पुअर रिटेंशन। तो जब पुअर रिटेंशन होगा तब भी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये बच्चों साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स होते हैं पर्सन टू पर्सन, कि मुझे कोई इंसान ही अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे बात करूंगा ही नहीं। जैसे सबसे पहले फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। हमेशा आप देखोगे कि अगर कोई बात गलत भी है ना, तो एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को बोलने से पहले डरेगा। क्यों डर होता है उसको? कि भैया मुझे जॉब से ही ना निकाल दें। उसको अपनी अथॉरिटी का डर होता है कि मेरी पावर ही ना चली जाए, है ना। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लो कि बोलने से पहले घबराते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा होता है। तो ये है पर्सनल बैरियर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग इसलिए नहीं बात करते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, अपने बॉस के सामने वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। तो ये भी एक पर्सन टू पर्सन बैरियर है। उसके बाद लैक ऑफ इंसेंटिव्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई रिवॉर्ड तो मिलना नहीं है अच्छे सजेशन के लिए, तो मैं अच्छा सजेशन क्यों दूं। इसी तरीके से अगर कोई अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मैं करना ही नहीं चाहता भैया, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं क्यों बोलूं, आई एम अनविलिंग टू कम्युनिकेट, मैं बोलूंगा ही नहीं, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर में आ जाता है। लास्ट आता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से, कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस तरीके की है, बोलने ही नहीं देते तो दिक्कत होगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बहुत रिजिड है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज नहीं है, जैसे मीटिंग्स नहीं होती, सजेशन बॉक्स नहीं है, कंप्लेन बॉक्स नहीं है, तो कई लोग नहीं बोल पाते यार। अगर आप ऐसी चीजें रखोगे तो ये बैरियर तो नहीं होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज जो हैं वो अच्छी कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करती, तब भी सामने वाला नहीं बोलेगा। उसके बाद ड्यू टू
कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लोगों को बहुत दूर दूर रखा हुआ है, तो बातचीत नहीं हो पाएगी। उसके बाद स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर, जो स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर है वो वैसे ही अलाउ नहीं करेगा अपने सबॉर्डिनेट को कि वो बोले, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा अगर ये अच्छा करेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ये सब बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का पार्ट बन जाते हैं। तो एक बैरियर्स कितने प्रकार के हो गए सर? 4 तरीके के मेन बैरियर्स हो गए। कौन कौन से? सिमेंटिक, जहाँ पे हम यूजुअली किस चीज़ की बात करेंगे? समझने समझाने की। साइकोलॉजिकल, इसके अंदर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे। पर्सनल, इंटरपर्सनल होते हैं ये। और ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस तरीके की। अब सर इन बैरियर्स को सुधार भी सकते हैं क्या हम? सुधारने के लिए ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बेसिक रीड ओनली टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते लेकिन आ सकते हैं, तो आप पढ़ लेना एक बार। सर कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं? पहले क्लैरिफिकेशन कर लो बिफोर कम्युनिकेशन। कुछ भी बोलने से पहले क्लैरिफाई करो कि ये ठीक है या नहीं है। कम्युनिकेट करो एज पर द नीड्स एंड एजुकेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट। जितना सबॉर्डिनेट की एजुकेशन है उसके हिसाब से बोलो, ज़्यादा टेक्निकल मत बनो। उसके बाद बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस टोन में बात करना है, किस पिच पे बात करना है, थोड़ा ध्यान से उस हिसाब से बात करो। प्रॉपर फीडबैक लो, अच्छा फीडबैक लोगे, सामने वाले से ओपिनियंस लोगे तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी। उसके बाद फॉलो अप ज़रूर करो, यानी चेक करो, रिव्यू करो कि सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद बी अ गुड लिसनर, सिर्फ बोलते ही नहीं जाओ, सुनो भी। अगर अच्छा सुनोगे तो अपने आप आपकी बात भी लोग सुनेंगे। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा डायरेक्टिंग भी समाप्त होता है। मैंने इस वीक के शुरू में आप लोगों को बोला था कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वीक तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा और ऐसा ही हुआ। क्या शानदार हमारे 2 वीक्स गए हैं, बहुत ही शानदार। तो देखो हमने वीक 1 और वीक 2 में, आज हमारा वीक 2 ख़त्म हो गया है, कल संडे आ गया है फाइनली। तो कल आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। सर हमने वीक 1 में शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने चैप्टर 1 किया था, चैप्टर 3 किया था, चैप्टर 2 किया था और चैप्टर 12 किया था, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने ये सारे के सारे चैप्टर्स करे हैं, बहुत ही अच्छा रहा और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होती रही, राइट। अब हमने इस वीक में कौन कौन सी चीज़ें कर ली? चैप्टर 11 करा हम लोगों ने, मार्केटिंग पूरा बहुत अच्छे तरीके से करा। हम लोगों ने चैप्टर 4 प्लानिंग करा, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग करा, चैप्टर 6 स्टाफिंग करा और चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग करा। तो टोटल बच्चों आपके पास है कितने चैप्टर्स? टोटल है बच्चों आपके पास 12 चैप्टर्स, जिसमें से 9 हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीक में हमारा बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन वाली बात है कि कितनी मेहनत तुम लोग कर रहे हो। अब कल क्या करना है? कल है सर संडे, कल है बच्चों रिवीजन टाइम। तो कल तुम लोग को क्या करना है? कल तुम लोग को ये सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं एक बार फिर से। ये सारे चैप्टर्स कल अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि टाइम लगता है। देखो ये सब क्या है, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये मार्केटिंग एक अच्छा चैप्टर था। तो ऐसा नहीं करो कि भैया आगे जा रहे हैं और पीछे का भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आराम से बैठ के इन्हें छोड़ दो भी, इनको मत छेड़ना बिल्कुल भी। ये तुमने कर लिए ना एक बार, अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे रिवाइज करना है इनको। फिलहाल तुम ये करो। कल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तुम इन 4 चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करो, इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से देखो और 4 चैप्टर्स को लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसके बाद अकाउंट्स में। आज उसमें भी कुछ शानदार चीज़ें पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और परफेक्शन के साथ अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस सीरीज में कि हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और 2 वीक्स के साथ साथ 12 दिन भी कंप्लीट हो गए हैं। 2 संडे आते हैं जो आपके रिवीजन के लिए रखे हैं। बस ऐसे ही 7-8 दिन की बात और ऐसे ही मेहनत करते चले जाओगे और देखोगे कितना शानदार तुमने रिवीजन करा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे तभी अच्छा लगता है जब आप लोग रोज़ मोटिवेट करते हो, रोज़ कमेंट्स में लिखते हो, तो मुझे लगता है यार कितने बच्चे सीरीज़ के साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो चाहे मैं बीमार हूँ, कितना ही बिजी हूँ, मैं सब छोड़ के ये सीरीज़ बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत शानदार चीज़ है। ऑलराइट, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में मिलते हैं अकाउंट्स की वीडियोस के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।